नमस्कार। आज एक फीमेल चार्ट लाया हूँ। आज का विषय है संतान कब होगी। एक श्रोता का प्रश्न था। वो चाहते थे कि संतान कब होगी, इस पर एक वीडियो बनाओ। संतान कब होगी ये बताना बड़ा मुश्किल है। मतलब अगर कोई पूछे कि किस तारीख को होगी, तो डेट बता पाना तो लगभग आप समझिए कि फिक्स डेट बता पाना एक तरह से तुक्का लगाने जैसा। क्योंकि क्या होता है कि ग्रहों की चाल को पकड़ पाना, समझ पाना, ये विरले ही ज्योतिषियों का बस की बात है। बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषी भी ये नहीं बता पाएंगे कि फला तारीख को आपका संतान होगा। लेकिन दशाओं के आधार पर, ग्रहों की स्थितियों के आधार पर हम ये जरूर बता सकते हैं कि संतान होगी, अब होगी, इस दशा में होगी, इस दिन के आसपास होगी, ये बताया जा सकता है। अब ये आप हो सकता है सुनने वाले श्रोता ये सोचे कि मुझे जब इतना ज्ञान ही नहीं है तो मैं ज्योतिष क्यों कर रहा हूँ, क्यों ये वीडियोस बना। इसे स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं ये बता सकूं कि 19 नवंबर 2022 को आपकी संतान, 26 दिसंबर 2027 को आपकी संतान। ये सामर्थ्य जिन ज्योतिषियों में है आप उनको एक बार आजमा लीजिए, क्या वो जो बताते हैं क्या वो सत्य होगा। ये बहुत मुश्किल। इसका मतलब ये नहीं कि ज्योतिष गलत बताता, ज्योतिष बताता है, सही बताता है। लेकिन उसे पिन पॉइंट करके आप उसकी परीक्षा लेंगे के लेंगे कि वो किस तारीख को किस समय संतान होगी, ये बताइए, तो ये बताना बहुत मुश्किल है। हाँ, हम ये जरूर बता सकते हैं संतान कब होगी। अब संतान होगी या नहीं होगी, वर्तमान समय संतान होने के लिए अनुकूल है या नहीं है, कब अनुकूल समय आएगा, संतान मेल होगी, फीमेल होगी, मतलब बच्चा बेटा होगा आपको या बेटी होगी, ये सारी चीजें हम बिल्कुल बता सकते हैं। संतान उत्पत्ति के लिए जो मुख्य चीजें हैं, सबसे पहले हमें देश काल परिस्थिति को जानना जरूरी है। कोई आया है आपसे पूछने के लिए, संतान के बारे में अगर पूछना चाह रहा है, तो सबसे पहले ये देखिए कि उसकी उम्र क्या है। उसकी उम्र जानना है। अगर उसकी उम्र संतान उत्पत्ति के लिए अनुकूल नहीं है, तो वहां पे हमें सावधान हो जाना चाहिए। जैसे कोई 45-50 साल यानी 40 साल के ऊपर का कोई व्यक्ति, कोई महिला आपसे मिलती है या मिलता है और पूछता है कि मुझे संतान कब होगी, वहां पे थोड़ा सा सावधानी की जरूरत है। क्योंकि 40 प्लस के बाद संतान उत्पत्ति में समस्याएं आती हैं, मेल हो या फीमेल सभी को। इन चीज का सबसे पहले ध्यान रखना है। दूसरा, कुंडली में हमें देखना है, पंचम भाव हम जानते हैं कि संतान का है। पंचम भाव, पंचम भाव का स्वामी और कारक गुरु, गुरु कारक ग्रह गुरु को भी देखना बहुत ही आवश्यक है। ये सभी अच्छे होने चाहिए, कुंडली में शुभ प्रभाव में होने चाहिए, अशुभ प्रभाव में नहीं। लग्न को भी देखना जरूरी है। सबसे पहले तो लग्न ही मस्ट है, लग्न अच्छा होना चाहिए। संतान उत्पत्ति के लिए पंचम के साथ साथ उसका पूरक एक भाव होता है, वो है सप्तम। अगर सप्तम भाव भी पीड़ित है तो भी संतान उत्पत्ति में समस्या आएगी, ये निश्चित मान लीजिए। सप्तम सप्तम भाव भी अच्छा होना चाहिए संतान उत्पत्ति के लिए, संतान के सुख के लिए। सप्तम भाव अगर शुभ प्रभाव में है, अच्छे प्रभाव में है, तो संतान उत्पत्ति होगी और सुख भी होगा। आइए एक कुंडली मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये कुंडली मेरे पास 2022 में मुझे मिली थी। 2022 जुलाई में ये प्रश्न मुझसे किया था। ये फीमेल चार्ट है और इन्होंने मुझसे प्रश्न किया था 2022 में कि संतान कब होगी। इनकी शादी को 5-6 साल हो चुके थे। उस समय मैंने दशा देखा था, इनकी कुंडली देखी। कुंडली में देखिए आपकी शनि का लग्न है, मकर लग्न। लग्नेश की स्थिति ठीक है, स्वराशि का बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। राहु और मंगल से दृष्ट है लग्न। लग्न
पर मंगल की दृष्टि है, लग्नेश पर राहु और मंगल की दृष्टियां हैं, मतलब दो अशुभ ग्रहों की दृष्टियां लग्नेश पर है, लग्न पर भी एक मंगल की दृष्टि। लेकिन केंद्र में आप देखिए कि शुक्र और गुरु जैसे शुभ ग्रह बैठे हुए, तो ओवरऑल मिलाकर के कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चंद्रमा पर एक शनि की ही दृष्टि आ रही है, कोई समस्या की विशेष बात नहीं है। कुंडली में आप देखिए दशम भाव कितना स्ट्रांग दिख रहा है, पांच पांच ग्रह बैठे हैं, और 11वें में भी चंद्रमा बैठा हुआ है। सप्तम और एकादश का एक्सचेंज है, दोनों नीच राशि में है लेकिन मित्र राशि में है। इसको यहाँ नीच नहीं देखना है इतना, क्योंकि न विवाह से संबंधित कोई समस्या जातिका को है, जातिका को बहुत ही अच्छे परिवार में विवाह हुआ है, बहुत अच्छे लड़के से विवाह हुआ है और सुखी वैवाहिक जीवन जी रही है, कोई समस्या विशेष नहीं है जीवन में। छोटी मोटी समस्याएं सबकी रहती हैं, तो उसको हमें इग्नोर करके चलना है। संतान की चीज देखनी है, संतान के लिए पंचम भाव देखेंगे, पंचम भाव पर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। इसके अलावा पंचमेश देखिए स्व राशि का पैटर्न, केंद्र में, बलि केंद्र में, और इस कुंडली में एक बहुत अच्छा योग बना हुआ है। पंचम, नवम और दशम का योग बना हुआ है, ये बहुत अच्छा योग बना। इसके साथ साथ गुरु भी इन्वॉल्व है, लेकिन गुरु यहाँ पर द्वादश का स्वामी है, इस कुंडली के लिए अच्छा नहीं है। द्वादश और तृतीय का स्वामी अशुभ नाथ है। लेकिन अगर हम उसको ग्रह कारक यानी संतान कारक के रूप में देखें तो उसकी प्लेसमेंट अच्छी है, केंद्र में बैठा है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इस पर किसी विशेष अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है, एक मंगल की दृष्टि के अलावा। हालांकि ये सूर्य और राहु के साथ कंजंक्ट है, लेकिन कंजंक्ट होना और दृष्टि के प्रभाव में होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो यहाँ पे पीड़ा कोई विशेष नहीं मानकर चलेंगे। हाँ, गुरु की समस्या ये है, गुरु अस्त भी है और षडबल में भी कमजोर है, लेकिन प्लेसमेंट अच्छी होने के कारण से, और कंजंक्शन देखिए नवम और पंचम के साथ बैठा हुआ है गुरु, ये होने के कारण से संतान में कोई विशेष समस्या नहीं है, संतान सुख मिलेगा, लेकिन दिक्कतें रहेगी संतान संबंधित। क्यों? क्योंकि ये अस्त भी है, कमजोर भी है, मंगल से दृष्ट है, राहु सूर्य के साथ है, और पंचमेश भी यहाँ देखिए अस्त है। पंचमेश अगर इस पंचम भाव को लग्न बनाएंगे तो अपने से छठे जाकर के बैठा है, तो संभव है कि इनका बच्चा जो संतान हो वो, उसको कोई कोई हेल्थ इश्यूज रहे, इसकी संभावना यहाँ पर हो सकती है, इससे हमें इनकार नहीं करना चाहिए। इस तरह की चीजें देखने के बाद ये हो गया। अब इनका जो प्रश्न था संतान कब होगी, क्योंकि 5-6 साल शादी को हो चुके थे और ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने दशा देखा था उस समय जब ये इन्होंने मुझसे प्रश्न किया था, उस समय दशा थी इनकी, शुक्र की महादशा चल रही थी, और शुक्र केतु आने वाला था। शुक्र शुक्र में बुध की अंतर्दशा चल रही थी। शुक्र बुध, हाँ, जब ये मुझसे मिली थी, मुझसे प्रश्न किया था, उस समय शुक्र बुध और शनि की दशा चल रही, केतु की अंतर्दशा आने वाली थी और आगे सूर्य की महादशा थी। देखिए, केतु प्लस से उन्नति, ये बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है। एक छोटा सा मंत्र है, श्लोक है, केतु प्लस से उन्नति, ये आपको ज्योतिष की पुस्तकों में बहुत सरलता से मिल जाएगा। तात्पर्य क्या है? केतु कुल की उन्नति करता है। ये केतु कुल की उन्नति कराने में सहायक है। बहुत सिंपल बात है, केतु कहीं भी बैठा हो कुंडली में, किसी भी भाव में बैठा, अगर आपकी उम्र है संतान उत्पत्ति की और आप संतान उत्पत्ति चाहते हैं, संतान का सुख चाहते हैं, केतु की अंतर्दशा आ रही है, तो आप ये ठोक के बोल सकते हैं कि आपको संतान सुख होगा निकट भविष्य में। लेकिन कुंडली में संतान का सुख का योग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए पंचमेश और गुरु की युति है, सूर्य से युति है, इसलिए हम संतान सुख के बारे में बोलेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। तो केतु की अंतर्दशा सामने आ रही थी, मैंने ये देखा केतु पर आप देखिए गुरु की भी दृष्टि है और शुक्र की भी दृष्टि है। पंचमेश केतु को देख रहा है और संतान कारक गुरु भी केतु को देख रहा है। ठीक है, केतु चतुर्थ का भी फल करेगा और लाभ स्थान का भी फल करेगा, क्योंकि इसकी केतु जिस राशि में होता है उसकी दूसरी राशि का भी वो फल करता है। लाभ स्थान यानी कि केतु
अपनी दशा में लाभ भी कराएगा। अब केतु संतान उत्पत्ति भी करवा सकता है, संतान से लाभ भी करवा सकता है। तो वो ये हो सकता था, इसकी संभावना यहाँ पर पूरी पूरी थी गुरु और शुक्र के प्रभाव के कारण केतु पर, और केतु खुद कुल की उन्नति कराने में सहायक है। ये एक चीज हो गई। लेकिन अब यहाँ संभावना क्या हो जाती है, थोड़ी दिक्कत क्या हो जाती है कि केतु की जब दशाएं हुई तो उस समय क्या होता है कि पति पत्नी कंसीव तो हो जाता है, गर्भाधान हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती है केतु की दशा में। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वो कॉम्प्लिकेशंस मेजर हो जाती हैं, उसे संभालना मुश्किल हो जाता है, और एबॉर्शन की स्थिति बन जाती है कभी कभी, या गर्भ में ही बच्चे की हानि हो जाती है, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। लेकिन इनके साथ इस तरह की कोई बात नहीं हुई, ईश्वर की अनुकंपा से। और इनको एक मेल चाइल्ड प्राप्त हुआ केतु की अंतर्दशा में। ये भी मैंने इनको बताया था कि आपको एक मेल चाइल्ड हो सकता है। तो इनको मेल चाइल्ड प्राप्त हुआ, केतु की अंतर्दशा थी। इस तरह से हम किसी की भी कुंडली में संतान उत्पत्ति का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, सरलता से कर सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, हम ईश्वर नहीं हैं, हम किसी के भाग्य विधाता नहीं है, भाग्य के निर्माण करता नहीं। हम एक दिशा दिखा सकते हैं, हम मार्गदर्शन कर सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं कि हाँ ये आपकी अच्छी दशा आई हुई है। अगर आप संतान उत्पत्ति में रुचि दिखा रहे हैं, आपकी आपका इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि ये फल प्राप्त हो, तो आप इसके लिए आगे बढ़िए, प्लानिंग करिए, और संतान उत्पत्ति आपकी हो जाएगी, आपको संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से और भी कुंडलियों में आप जिस जिस कुंडली में देखेंगे संतान प्राप्ति के लिए अगर दशाएं अनुकूल हैं, पंचम की दशा है, पंचमेश की दशा है, गुरु की दशा है, केतु की दशा है, सूर्य की भी दशा में संतान उत्पत्ति होती है। वो कहीं भी बैठा हो कुंडली में, गुरु कहीं भी बैठा हो कुंडली में, वो संतान उत्पत्ति दे देगा अगर आपको संतान चाहिए। तो इसको हम ट्रांजिट में भी लगा कर देख सकते हैं। एक बार मैं फिर से कहिए तो कुंडली शेयर कर दूंगा आप लोगों को, एक दिन ट्रांजिट में भी आप देखेंगे कि 2023 में इनको संतान हुई है, मई महीने में, मई 2023 में संतान हुई है। और मई 2023 में गुरु का ट्रांजिट यहीं से हुआ था, गुरु यहीं से ट्रांजिट स्टार्ट किए थे, गुरु का ट्रांजिट यहाँ से हो गई थी। मीन राशि से जैसे ही मेष में आए वैसे ही संतान इनकी हो गई, और कोई समस्या विशेष नहीं हुई। संतान उत्पत्ति के बाद थोड़ी हेल्थ इश्यूज थे बच्चे को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो ट्रांजिट भी आप देखिए कि ये भी उसको कहते हैं भाव सिद्धि। गुरु जब ट्रांजिट में आ जाए, त्रिकोण में आ जाए, समसप्तक आ जाए, जिस आवेश से जिस जिस जो हम फल चाहते हैं उससे संबंधित जो ग्रह है, उसका जो दाता ग्रह है, कारक ग्रह है, उससे त्रिकोण में या समसप्तक आ जाए, उसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहा हो, तो उसका फल हमें प्राप्त हो जाता है, शुभ फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन दशा होनी चाहिए। तो यहाँ पर दशा भी थी अनुकूल और ट्रांजिट भी अनुकूल था, इसलिए ये इवेंट हो गया इनकी जिंदगी का। इस तरह से हमें कोई भी चार्ट में संतान उत्पत्ति के लिए हम बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, बता सकते हैं। अभी मेरे पास एक कल एक प्रश्न आया था। अ, एक डिलीवरी होनी है ऑपरेशन से, तो वो उनका प्रश्न ये था कि मैं किस दिन डिलीवरी करवाऊं। 3 तारीख से 10 तारीख के बीच में डिलीवरी होनी है। डॉक्टर ने उनको डेट दिया है 3 से 10 के बीच में ऑपरेशन से करेंगे। मेरे पास यही क्वेश्चन आया था कि 3 से 10 के बीच में आप कोई एक अच्छा समय, अच्छा मुहूर्त देख के बताइए जिसमें मैं ऑपरेशन करवाऊं और बच्चा और जच्चा, माता और बच्चे दोनों स्वस्थ हो। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं एक आध दिन में समय निकाल के मैं इसको करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये टाइम देना पड़ेगा इसमें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, एक नई कुंडली के साथ। आप लोगों का ये वीडियो देखने देखने के लिए, धैर्य पूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।